नमस्कार, स्वागत है सभी का। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है हाउ टू मेंटेन हेल्थ ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन। हमने 15 मई को एक इवेंट किया था जिसमें हमने पर्टिकुलरली बात की थी हाउ टू मेंटेन मेंटल हेल्थ। और आज हमारे साथ हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर वो है हाउ टू मेंटेन हेल्थ। इसमें हम हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ एक होलिस्टिक टर्म है, इसमें मेंटल और फिजिकल दोनों आती हैं। तो आज हमारे साथ पैनल में हैं डॉक्टर भाग्य लक्ष्मी जी, जो एमबीबीएस एमडी हैं। इनका मोर देन 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज हेल्थ ऑफिसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और इंजीनियर बी एन राउत जी हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और आज हमें वो एक बहुत अच्छी दिनचर्या के बारे में बताएंगे। और साथ ही हमारे साथ योगधारा के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं आचार्य श्री रविशंकर भट्ट जी। और साथ में मैं डॉक्टर आर बी अग्रवाल, एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और एक मैथमेटिशियन भी। हम ज्यादा समय न लेते हुए अपना इवेंट शुरू करते हैं। इस इवेंट में आज जो टॉक का पैटर्न रहेगा वो आपके भेजे हुए क्वेश्चंस रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको कोऑर्डिनेट करके उनके आंसर कर पाए और कुछ जनरल सिचुएशंस को हम लेंगे। हम इस पूरे के पूरे टॉक को 3 हिस्सों में बांटेंगे, प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड। तो हम इन सभी एक्सपर्ट से बात करेंगे किस तरह से हम इन तीनों सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं सभी पैनलिस्ट का स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आचार्य श्री को रिक्वेस्ट करूंगी। हमारी आयुर्वेदिक पद्धति जो है वो बहुत ही ज्यादा सक्षम है हर सिचुएशन से लड़ने के लिए। इवन शल्य चिकित्सा भी है। हमारी जितनी भी आयुष साइंसेज हैं उनमें कोई कमी नहीं है। बात यह है कि हम उनका सही ढंग से पूरा पर्याय जानते ही नहीं है। हम जितना इसके अंदर, इस समुद्र के अंदर जितना गहरे उतरेंगे उतना हमें पता चलेगा। मैं आचार्य श्री से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कृपया हमें बताएं कि अगर जैसे अभी कोविड सिचुएशन है, इस कोविड सिचुएशन में प्री कोविड हमें क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो थ्रू योगा। तो कैसे हम कर सकते हैं, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो आमतौर पर ये होता है कि हम जब बीमार हो जाते हैं तब हमें स्वास्थ्य का ध्यान आता है और तब हम चिकित्सा के लिए इधर-उधर दौड़ना शुरू करते हैं। प्री कोविड कंडीशंस में यानी कि हमें सपोज किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो उस कंडीशंस में हम कुछ चुने हुए प्राणायाम कर सकते हैं। और जब हम बात प्राणायाम की करते हैं तो सबसे पहले कपालभाति हिट करता है दिमाग में। ये क्लियर करते चलें कि कपालभाति एक क्रिया है, षट क्रियाओं का एक पूरे हठ योग में सिस्टम है जिसे षट क्रिया कहते हैं। मतलब 6 टाइप्स ऑफ क्लींजिंग टेक्निक्स आर गिवन देयर। उसमें से एक है कपालभाति। 3 इंडोर क्रियाएं होती हैं, 3 होती हैं, उनमें से एक इंडोर क्रिया है कपालभाति। ये एक प्राणायाम नहीं है, ये क्लियर हो हम सबको। तो हाँ, लेकिन प्री कोविड कंडीशन में यानी कि जब तक आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है तो आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। आपको लोअर बैक पेन नहीं होना चाहिए पहले से। तो उस कंडीशन में यदि आपको लोअर बैक पेन है तो अवॉइड करना चाहिए। इन केस ऑफ फॉर द लेडी मेंस्ट्रुएशन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हाई बीपी, हार्ट सर्जरी के केसेस में, तो ऐसे केसेस में हमें अवॉइड करना है, कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी नॉर्मल कंडीशंस में कर सकते हैं। उसके अलावा चुने हुए प्राणायामों में बात करें तो अनुलोम विलोम यानी कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल जो प्राणायाम है, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, वो हम कर सकते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, ये हमें करना चाहिए। उद्गीत है यानी कि ओम चैंटिंग है, बेसिकली एक कंटिन्यूअस चैंटिंग है ओम की। ये काफी हेल्पफुल है। साउंड का इफेक्ट जो है ब्रेन के ऊपर, ब्रेन सेल्स के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। तो इट्स नॉट लाइक अ रिलीजियस प्रैक्टिस कि हम ओम चैंट कर रहे हैं तो ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है और दूसरे रिलीजन के लोग नहीं कर सकते। तो ये मिथ है, आप इससे निकलते चलें। ये एक साइंटिफिक प्रैक्टिस है, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट विद कोविड, बट हाँ, इस पे जरूर रिसर्च हुआ है कि ओम के क्या इफेक्ट्स हैं और ये कैसे वाइब्रेशन पैदा करता है, या भ्रामरी के चैंटिंग से कैसे वाइब्रेशन पैदा होते हैं और उसके क्या इम्पैक्ट हैं ब्रेन सेल्स पे या नॉस्ट्रल्स के ऊपर। तो एक
प्रोफाउंड रिसर्च है, देखा गया है कि ओम या भ्रामरी के उच्चारण से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा होती है, जो कि एक ऑक्सीजन एब्जॉर्बेंट गैस है। तो बाय डिफॉल्ट आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति बढ़ती है ना, यदि आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी ओम चैंटिंग का उच्चारण करते हैं। तो ये तो योग का पार्ट हो गया। उसके अलावा वाटर इंटेक मेंटेन रखना है। डॉक्टर साहिबा का सवाल ये था कि हम प्री कोविड कंडीशन में क्या क्या कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए। तो सबसे जरूरी चीज जो है वो है नींद। पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। 10 बजे तक लेटली आपको सो जाना चाहिए रात में 9 से 10 के बीच, और सुबह 4 से 5 के बीच उठना भी चाहिए आपको। यदि आप सोने का क्रम 1 बजे तक लेकर खींच रहे हैं और जागने का 8 से 9 हो रहा है, तो फिर दुनिया की कोई औषधि आपके लिए कारगर साबित नहीं होगी, ये तय मान के चलिए। तो मेरी यही प्रार्थना है और लोगों से कि जो लोग भी मतलब करना चाहते हैं, प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो सोने जगने के इस क्रम को तो जरूर दुरुस्त रखें। ये सबसे जरूरी और अहम चीज है, ये हमें समझना होगा। और दूसरा है आहार, खान पान। तो हम कोई भी ऐसी चीज न खाएं जो बहुत ज्यादा ठंडी हो, और कोई भी ऐसी चीज न खाएं जो बहुत ज्यादा गर्म हो। ऑयली चीजों से बचे, ये हमेशा कहा जाता है, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं। क्यों, इसके विश्लेषण में नहीं जाएंगे, बस बचना चाहिए, ये समझ लीजिए आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और एक सबसे जरूरी चीज जो है वो ये कि पूरा जितना हम भोजन करते हैं उस टोटल भोजन के इंटेक का 40 to 50% रॉ होना चाहिए। जैसे कि स्प्राउट्स आपने खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, सैलड खा लिया, तो ऐसी चीजों का इंटेक, या कभी जूस ले लिया, कभी सूप ले लिया, तो सूप बाय द कुक्ड हो गया, बस चलेगा। तो ओवरऑल 40 to 50% आपके टोटल भोजन के इंटेक का रॉ होना चाहिए, ऐसा प्रयास करें जी। रात में दही न खाएं और फ्रूट खाने से बचें, और ठंडी चीजें न खाएं जैसे छाछ इत्यादि, लस्सी इत्यादि न पिएं, है ना। बस इतना करें, पर्याप्त है। एक मैं आपसे इसके साथ ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि प्राणायाम या जब भी हम कोई भी उसकी क्रिया करते हैं, तो हमें जो श्वास लेना होता है वो हमें कहाँ तक लेना होता है? अगर आप एक ये चीज क्लियर कर पाए, क्योंकि कोई तो कहता है कि हमें सिर्फ लंग्स में उसको लंग्स 2 हिस्से में बटा हुआ है पहले तो, और लेफ्ट वाले में 3 लोब्स हैं और दूसरे वाले में 2 लोब्स हैं, ठीक है। कभी आप इमेज देखेंगे तो क्लियर हो पे योग करें, प्राणायाम हो या योगासन हो, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपको योग सहज होकर करना है। आप पुश कीजिए खुद को, पर वो भी सहजता के साथ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम श्वास भरना शुरू करते हैं तो उसमें एक कॉमन जो गलती होती है उससे हमें बचना है। हम क्या करते हैं, ऐसा जब श्वास जोर से खींचते हैं तो दोनों नॉस्ट्रिल सट जाती है आपस में, दोनों नथुने एक सट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्वास अंदर जाता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो सहज होना जरूरी है कि धीरे धीरे आप श्वास को भरें। पहले लंग्स को एक्सपैंड होने दें, पहले पूरी तरह से लंग्स को एक्सपैंड होने दें। जैसे ही लंग्स एक्सपैंड होंगे, फेफड़े फैलेंगे, तो एक नॉर्मल जो नेचुरल पैटर्न है ब्रीदिंग का वो ये है कि लंग्स फैलते ही वो डायफ्राम को पुश करेंगे नीचे की ओर, और डायफ्राम जो है एब्डोमेन को बाहर की तरफ पुश करेगा। ये बहुत ही सिंपल है। तो हमें पहले श्वास धीरे धीरे लेना है, लंग्स को एक्सपैंड करना है, और फिर पेट को धीरे धीरे बाहर लाना है। ये ऐसा प्रयास करना है हमें अपनी तरफ से, क्योंकि स्वभावतः ऐसा होता है कि जो आदत है हमारी श्वास लेने की उसमें उल्टा होता है कि हम श्वास लेते हैं और पेट अंदर चला जाता है। ये गलत प्रक्रिया है, इससे बचना होगा हमें। जो नेचुरल डायफ्रैग्मेटिक पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है वो ये है कि आप श्वास भरें धीरे धीरे, लंग्स एक्सपैंड हो, फिर धीरे से पेट बाहर की ओर आए, और फिर जब श्वास खाली करें तो अंदर जाए और लंग्स रिलैक्स हो जाए और श्वास बाहर आए। ये प्रक्रिया। जी, धन्यवाद। अब मैं अपना अगला सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी जी से। वो भी सेम ही प्रश्न है मैम। आप एमबीबीएस एमडी हैं, एलोपैथ विंग से आती हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर प्री कोविड हमें केयर करना है तो हम कैसे करें? लोग आजकल अंधाधुंध विटामिन्स खा रहे हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो सब चीजें ठीक हैं या हम कुछ और कर सकते हैं? किस तरह से हमें करना चाहिए? डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी जी। लोगों में क्या, लोगों को अभी इतना क्लियर नहीं है। जो भी मतलब लोग चाहते हैं कि ये कोरोना है, पैंडेमिक है, इससे हमको बचना चाहिए, इसके लिए लोग कभी काढ़ा पी रहे हैं सुबह उठ के, दैट इज आल्सो गुड थिंग। ये नहीं कि काढ़ा वगैरह पी रहे हैं तो उससे चाय से बेटर होती है, और उसमें
सारे इंग्रेडिएंट्स जो है तुलसी वगैरह है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, तो ये ठीक है। और दूसरे खाने में आप लोग जैसे विटामिन सी के जो फ्रूट्स है, खट्टी मतलब ना ऑरेंजेस है या फिर अनार वगैरह है, ये सब खा सकते हैं। आम, जाम जाम वगैरह मिलता है, ये भी खा सकते हैं। ये सब चीजें फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स अपना रेगुलर खट्टी वाली खा सकते हैं, जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा रहे, मतलब 500 to 1000 mg अपन को इसमें लेना चाहिए। तीसरा चीज जो बी कॉम्प्लेक्स, किसी ये रूटीन में अपन को जरूरत नहीं है, बट कोविड होगा तभी लेना चाहिए मेनली एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स। अदरवाइज रूटीन में जो खाते हैं वो प्रोटीन वगैरह जो अपना जो इंडियन जो डाइट है, इसमें दाल चावल रोटी सब्जी जो रहता है उसमें काफी चीजें रहती है, प्लस सलाद जो लेना है, एक दो फ्रूट्स लेना है, दैट इज सफिशिएंट फॉर आवर डाइट। बट जो कहीं कोविड हुआ या फिर इसको प्रिवेंशन के लिए ये लिटिल बिट लोगों को ध्यान, ये सब सप्लीमेंट जो है एंटीबायोटिक्स के साथ में जब देते हैं तो 15 डेज एक्स्ट्रा देते हैं, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं, प्रोटीन का खाना लेना चाहिए। इसमें जी मैम, जो मैं समझी हूँ आपकी बात से वो सिंपली ये समझी हूँ कि हमें नेचुरल जो सप्लीमेंट्स वो लेने चाहिए, ना कि टेबलेट फॉर्म में। हमें सोशल मीडिया को फॉलो करना चाहिए या हमें किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन से लेनी चाहिए मेडिसिन। फिर दूसरी बात कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक को लोग मिक्स कर देते हैं, तो किस तरह से हमें करना चाहिए? हमें एक पर्टिकुलर प्लीज आप गाइड कीजिए कि क्या हम अपनी मर्जी से दवाइयां खा लें या डॉक्टर से कंसल्ट हमें करना चाहिए अगर हमें कोविड हो गया है तो? मैडम कोविड हो गया यदि माइल्ड, उसमें 3 प्रकार के हो सकते हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियरिटी है। यदि माइल्ड है, बहुत ज्यादा हल्के सिम्टम्स है, थोड़ी सी बुखार है, हल्का खांसी वगैरह है, बहुत अधिक वीकनेस वगैरह नहीं हो रहा, बॉडी एक वगैरह नहीं है, माइल्ड केसेस में अपने लेवल से मेडिसिन ले सकते हैं। हाँ जरूर कंसल्टेशन भी कर सकते हैं डॉक्टर से, जब पूछते हैं, लेकिन होम आइसोलेशन में रहें और कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में बता दें कि आप ये हल्का हल्का डाइट लीजिए, साथ में विटामिन सी लीजिए, और एंटीबायोटिक्स वगैरह हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे रोटी, और ये भी ठीक भी हो जाते हैं। जहाँ थोड़े से लंग इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, खांसी वगैरह भी ज्यादा लग रहा है, तो तब अपन को जाना पड़ेगा कि जहाँ तक हो सके आप डॉक्टर से पूछ के सीटी स्कैन वगैरह भी करा लेना चाहिए, ताकि मान लो लंग इन्वॉल्वमेंट एक बार हो जाती है तो उसका कोई वो नहीं है, रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। स्टार्टिंग में ही हमको पता करना चाहिए कि कहीं लंग इन्वॉल्वमेंट में तो नहीं जा रहा है हमारा, यानी खांसी आपका ठीक नहीं हो रहा, बुखार आपकी कंटिन्यूस चल ही रही है। तो ऑक्सीमीटर शहर में तो अपन सब जानते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर सभी घरों में है एंड इजीली अवेलेबल, जबकि ये पल्स ऑक्सीमीटर एक समय ऐसा था सिर्फ हम लोग हॉस्पिटल में ऑपरेशंस के समय यूज करते थे, पेशेंट्स को लगाते। अब तो हर घर में थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर इज एवरीवेयर। ये 92 to 94 समझ लीजिए, 92 मतलब केयरफुल हो जाना, 94 मतलब तो खैर नॉर्मल है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ 92 से लॉक हो गया, बट आप ये क्या बोल रहे थे विलेज में है जिनके पास वो है ही नहीं, तब उनका ये है कि कंटिन्यूअस उनका फीवर चल ही रहा है, फीवर कम नहीं हो रहा है, प्लस बॉडी एक हो रहा है, प्लस उनकी ड्राई कफ भी चल रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है। नहीं तो सांस में तकलीफ हो जाती है, उससे पता चल जाता है कि भाई हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो तुरंत उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना। हमारे हॉस्पिटल में हैं कोविड वाले जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं और सबकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो हम उनको जूम के जरिए ये प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं। तो तीन तरीके के जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं जो स्पेशली अभी मैं करवा रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से, रेगुलरली करने पे लोग थोड़े बोर होते हैं, बट इतना जरूर है कि सीवियर कंडीशंस में भी जहाँ वो एकदम स्ट्रगल कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं और मेजर ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, तो उस कंडीशंस में भी उनको हम प्राणायाम करा सकते हैं। एग्जैक्टली प्राणायाम तो नहीं है ये ब्रीदिंग थेरेपी टेक्निक्स हैं। इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है वो है लिप पर्स ब्रीदिंग। ऑलराइट, बड़ा सिंपल है, इसमें यदि कोई वीडियो नहीं भी देखता है तो समझ जाएगा। नाक से श्वास लेना है और जैसे हम चाय पर फूंक मारते हैं
वैसे हमें श्वास खाली करना है। ठीक है, तो जैसे हमने धीरे धीरे नाक से श्वास भरा, ठीक जैसे हम चाय को फूंकते हैं ठंडा करने के लिए, कॉफी को फूंकते हैं ठंडा करने के लिए, ठीक उसी तरीके से हमें फूंक मारनी है। नाक से श्वास भरना है धीरे धीरे और धीरे धीरे मुंह से खाली करना है इसे। ठीक है, तो ऐसा चैंट करना है जितनी देर तक वो कर सकते हैं। तो एक तो ये है, और तीसरा जो एक प्रैक्टिस है वो है भ्रामरी चैंटिंग का, भ्रामरी ब्रीदिंग का बेसिकली, कि श्वास लें और बिना किसी मुद्रा के, बिना किसी विशेष स्थिति के, यानी कि लेटे हैं तो लेटे हुए कर सकते हैं, चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, जिस भी अवस्था में वो हैं कर सकते हैं। श्वास भर करके और फिर होठों को बंद रख करके और नाक से साउंड करना है। जैसे बात वो ये कि कपालभाति और भस्त्रिका तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कपालभाति तो एकदम नहीं। जी, मैं यही प्रश्न, जैसे कि छोटे छोटे प्राणायाम हो गए, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, है ना, अनुलोम विलोम, ऐसे अभ्यास करने हैं। और जो अभी हमने ब्रीदिंग थेरेपी टेक्निक्स बताया, और कपालभाति क्यों नहीं करना है उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, बहुत जरूरी है। कपालभाति जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ये क्रिया है, और इसमें होता ये है कि श्वास स्पॉन्टेनियस होता है, लेने की जो प्रक्रिया है वो स्पॉन्टेनियस होता है। हमारा फोकस पूरी तरह से छोड़ने पर होता है, हम कंटिन्यूअसली छोड़ रहे होते हैं उसमें। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है एक्चुअली, जी जी, और टारगेट भी कपालभाति का यही है, शरीर को साफ करने का। तो ऐसे कंडीशंस में फिर क्या होता है इस प्रक्रिया के दौरान कि कपालभाति करने के दरमियान ब्लड सेल्स अपना ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देते हैं बाहर की ओर। हर श्वास के साथ आप शरीर के अंदर जो भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है वो भी आप रिलीज कर रहे हैं। तो डीऑक्सीजनेशन टेक्स प्लेस, एंड more importantly, more specifically, hyperventilation takes place। और जी। ये यदि हो रहा है तो पेशेंट को चक्कर आएगा, कमजोरी आएगी और बहुत दिक्कत, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। इसलिए कपालभाति बिल्कुल नहीं रिकमेंडेड है, भस्त्रिका बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है ड्यूरिंग कोविड। आई एम सेइंग ड्यूरिंग कोविड only breathing therapy techniques are there which they can practice. Simple soft pranayamas can be practiced where there is no exertion, no physical activities are involved। क्वेश्चन भी है आपके लिए खास करके कि पोस्ट कोविड हम क्या केयर करें और कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं। हम कोविड से क्योर हो चुके हैं तो हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं या प्राणायाम में कौन कौन से कर सकते हैं, इस बात के लिए भी हमें प्लीज गाइड कीजिए। जी, पोस्ट कोविड में हम कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस ऐड कर लेंगे। जैसे हमने बताया हैंड्स इन एंड आउट, तो अभी जो लोग वीडियो में मुझे देख रहे होंगे तो उनके लिए ये है कि हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग में हम शोल्डर लेवल पे 90 डिग्री बॉडी के साथ एंगल बना के लंबी गहरी श्वास के साथ दोनों भुजाओं को फैलाते हैं। सिर्फ फैलाना है, स्ट्रेच नहीं करते, सिर्फ यहाँ तक लाते हैं और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस सेंटर में लाते हैं। इस प्रकार से हम 7 बार रिपीट करते हैं। उसके बाद 135 डिग्री पर फोरहेड के सामने से इनहेल के साथ एक्सपैंड करते हैं धीरे धीरे, और फिर वापस श्वास खाली करते हुए सेंटर में आते हैं। और इसी प्रकार से 180 डिग्री पर शरीर के बिल्कुल मतलब आसनों को फिर भी एटलीस्ट अगले 15-20 दिन तक के लिए होल्ड पे ही रखते हैं। सिर्फ हम ये करना शुरू करते हैं कि दूसरे थोड़े स्ट्रॉन्ग प्राणायाम, यानी कि जैसे भस्त्रिका थोड़े दिनों में फिर शुरू कर देंगे, और इस तरह के फिजिकल एक्टिविटीज वाले सूक्ष्म व्यायाम जैसे गर्दन का संचालन, गर्दन को मूव करना आगे पीछे श्वास के साथ, दाएं बाएं, फिर उसका गोल चक्कर, गोल गोल घुमाना, रोटेशन नेक का, और एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर रोटेशन, जिसे हम बेसिकली सूक्ष्म व्यायाम के नाम से जानते हैं योग में, तो या पवन मुक्तासन सीरीज के नाम से जानते हैं। जी जी, आफ्टर रिकवरी। हाँ, आफ्टर रिकवरी एक तो मैंने देखा है कि पेशेंट्स को भी देखा है, पर्सनल लाइफ में भी देखा है, काफी वेट वगैरह लूज हो जाता है, और ये नेजल ये इनको वो स्मेल वगैरह भी खत्म हो जाता है, टेस्ट भी नहीं रह पाता है। तो धीरे धीरे इनको अपना इसमें लाना चाहिए। लाइट फूड जो देते हैं, सिंपल खाना जो है बॉइल्ड और लिटिल बिट थोड़ी सी मतलब ऑयल वगैरह डाल के, साथ में फ्रूट्स वगैरह, अच्छे फ्रूट्स वगैरह, अनार वगैरह देना चाहिए।
खाने के लिए। खाने में विटामिन जो है, विटामिन बहुत अधिक लोड भी देने की जरूरत नहीं है। विटामिन लाइक विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, ग्लूकोजिन जो देते हैं, विदिक जिंक मतलब वो देना है। प्लस प्रोटीन फूड आल्सो इज रिकमेंडेड। जी। प्रोटीन में आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जगह घर में जो दाल बनती है, मिक्स दाल वगैरह दे सकते हैं इसमें। इसको हम लोग रेगुलर खाने में, मतलब रेगुलर खाना जो खाते हैं बातों से तो इतना ही अभी तक समझ आया है कि प्री कोविड जो है हम हर तरह के आसन और योग के लिए प्राणायाम कर सकते हैं, और ड्यूरिंग कोविड हमें हल्के प्राणायाम कर सकते हैं जिसमें प्राणायाम है, और कुछ उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और भी करके हमें बताई। तो कोविड भी उन्होंने बताया कि कैसे धीरे धीरे हम एक्सरसाइजेज अपनी लाइफ से शुरू करके आगे हम फॉलो कर सकते हैं। तो वो हमें धीरे धीरे करना चाहिए। और मैम की बातों से जो मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि एक तो टेली कंसल्टेशन ही बेशक करें, हमें डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन लेनी चाहिए, और विटामिन्स की टेबलेट्स खाने से अच्छा है कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू उनको लें। अब हम चीजें बताएं कि किस तरह से हम एक रूटीन फॉलो करते हुए अपने सारे शरीर के यंत्रों को ठीक रख सकते हैं। राव सर। जबकि इस समय उनको मनोबल उठाना, उनको अंदर से कि कुछ नहीं हुआ, तुम सब ठीक हो, तो उसके अनुसार वो करना चाहिए, तो वो नहीं करता। क्योंकि मुझे उस समय पैंडेमिक इतना अधिक, जिसके अंदर में जो प्रति अंग है आपके, तो उसका अलग अलग टाइमिंग्स है, उस टाइमिंग के अनुसार बात करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले जो लंग्स है, जिसके कारण आज पूरी दुनिया भयभीत है, सफर कर रही है, वो उनका कहना है कि उसमें जो लिखा हुआ है 3 से 5 बजे तक के लंग्स 100% काम करते हैं। तो याद करिएगा कि कोई अपने घर में दमा पेशेंट और सांस से पीड़ित व्यक्ति हो घर में, तो आपने भी महसूस किया होगा सुबह 3 से 5 के बीच में अचानक खांसने लगते थे। इसका मतलब लंग्स का 100% प्रकोप उस समय चलता है, और कोई अटैक होता है तो 3 से 5 के बीच में होता है सुबह। तो वो हमें उसके अंदर उसने कहा एक्सरसाइज के अंदर कि वो सिंपल एक्सरसाइज है। कोई भी व्यक्ति 3 से 5 के बीच में उठ करके सिर्फ 10 मिनट के लिए बाहर चले जाए, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, मतलब घर के अंदर से वही रेगुलेट हो रही है, एसी का आजकल जमाना है, तो थोड़ा सा बाहर खिड़की खोल के बाहर खड़े हो जाए और अपने दोनों हाथ जो नचिका बता रहे सेम वही चीज है। आप ऐसी आप उठा करके ऐसे 20 बार करें, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होता है? तो मैंने उसमें साफ साफ लिखा हुआ, नॉर्मल जो आदमी सांस लेता है 500 ml ऑक्सीजन जाती है लंग्स के अंदर, लेकिन जैसे आप ये पंपिंग करते हो तो उसके साथ 5000 ml ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। उससे क्या हो रहा है कि जो डेली रूटीन में जो कार्बन आपके फेफड़े में पहुंचता थ्रू हवा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है, तो आपका फेफड़ा बड़े हेल्दी रहता है। और हमको भी जो कोविड पेशेंट था उस समय 3 एक्सरसाइज बताया, उसमें एक ही आप ये करिए, फिर ये चेस्ट ऐसे एक्सपांड करिए, सांस लेते हो, और दूसरा चेस्ट को ऐसे दबा करके सांस लीजिए। तो ये 3 से 5 सुबह, फिर 5 to 7 लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी अंतड़ी, ये 100% काम करता है। तो उसके अंदर देखिए अपने आयुर्वेदिक में भी ये बताया गया है कि सुबह आपका कफ का प्रकोप रहता है, दोपहर को पित्त का है, और शाम को जो है आपका वात रोग की जो वायु का प्रकोप रहता है। तो सुबह जो कफ का प्रकोप है दैट इज लाइक ए लुब्रिकेंट। तो वो बोलते हैं कि 5 to 7 में लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतड़ी काम करके 100% उस समय शौच जाना चाहिए, टॉयलेट जाना चाहिए। इसलिए 5 to 7 के बीच, 7 के बाद में आपको एक्स्ट्रा जो आपका अंदर जो एनर्जी है उसको वेस्ट करने वाली बात होती है। देन 7 to 9, उसके बाद कहता है कि 7 to 9 में आपका स्टमक 100% काम करता है। उस समय यू हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, अमेरिकन इसको माइंड फूड भी बोलते हैं, और इसको ये भी कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट इज लाइक ए एम्परर, बादशाह जैसे खाइए जितना हो सके, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम 5 to 7 के बीच में बहुत अधिक खाइए जितना हो सके 5 to 7 में ब्रेकफास्ट। जबकि लोग ब्रेकफास्ट कम करते हैं, दैट इज रॉन्ग, ब्रेकफास्ट अधिक करना चाहिए। देन
उसके बाद लंच लाइक ए किंग, थोड़ी सी कम खाइए, और डिनर लाइक ए बेगर, रात की भोजन जितना कम हो सके खाना है, लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा ले सकते हैं। इसका मतलब ब्रेकफास्ट अधिक खाइए, ये बिटवीन 5 to 7। दूसरा एक इंटरेस्टिंग है, वो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है, 9 to 11 उन्होंने रिकमेंड किया डोंट टेक ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी भी नहीं लेना चाहिए। उस समय स्लीप, मतलब आपका दिल के बाद में आता है तिल्ली बोलते हैं जिसको, दिल, स्प्लीन, ये लेफ्ट साइड में रहती है जी। ये इसका फंक्शन है कि जितना भी ब्लड है उसका इम्प्योरिटी, जो सेल्स में जो इम्प्योरिटीज रहती है उसको निकालने का फंक्शन है। उस कोर्स में उन्होंने कहा कि 9 to 11 में डोंट टेक ए सिंगल, मतलब जितना हो सके ब्रेकफास्ट आपको 9 के पहले ले लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऑफिस में हम लोग जाते रहते हैं, कोई 10 बजे खा रहा है, 11 बजे खा रहा है, तो उसके लिए वो सिस्टम के लिए बताया गया। तो इसका मतलब हुआ 3 से 5 में आपका लंच है, 5 to 7 में लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंतड़ी, 7 to 9 में आपका ब्रेकफास्ट हुआ, 9 to 11 में आपका स्प्लीन यानी तिल के बाद आता है नंबर दिल में 11 to 8, 11 से 1 के बीच में उनके सर्वे के अनुसार जितना भी हार्ट अटैक हुए बिटवीन 1 to 3, मतलब जो दिल की बात है ये उस समय बोलते हैं 11 to 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में। तो 11 से 1 के बीच में अगर आपको कोई परिश्रमी काम रहे, प्लीज खास करके जिनका दिल का प्रॉब्लम है वो अवॉइड करना चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल बंद हो गए और मोटरसाइकिल को घसीटते हुए चले जा रहे, तो ये केस में एक हमारे फ्रेंड के ब्रदर है, उनके साथ हुआ, तो मैंने उत्सुकता से पूछा, तो बोला बिटवीन यही हुआ और प्रॉब्लम भी यही हुआ कि वो जो ऑफिस में जल्दी चढ़ रहा था, लिफ्ट खराब हो गई, तो 5 तला बिल्डिंग था, जल्दी चढ़ते गया और वहां पर वो बैठ गया। तो कभी भी भूल के अपने को ऐसे काम नहीं करना चाहिए 11 से 1 के बीच में जिसमें कोई ऐसी परिश्रम करता है। ये हो गया दिल, हार्ट का प्रॉब्लम। देन हो गया आपका 1 से 3 के बीच में टेक लंच का टाइम 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि छोटी आंतड़ी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी 100% काम करने लगता है। वो उसके अंदर में जो स्टमक से जो जूस वगैरह सब जो निकलती है सब चीजें, वो आपका छोटी आंतड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके थ्रू वेस्ट बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर जाता है। दिस इज द फंक्शन। तो उस समय स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई गड़बड़ी ना हो तो इसको केयर करेंगे 1 से 3 के बीच में। देन 3 से 5 में आप और हम चाय पीते हैं और पानी भी अधिक पीते हैं, तो उसमें वो रिकमेंड करते हैं 3 से 5 में यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है इसको हमेशा लिक्विड से 3 से 5 के बीच में तो अधिक से अधिक लिक्विड लेना, जैसे चाय कॉफी वगैरह जो भी हो लेना, ताकि उसके ऊपर में कोई बोझ ना आए। देन 5 to 7 किडनी का बात होती है, किडनी भी जस्ट लाइक दिल जैसी अधिक परिश्रम 5 to 7 के बीच में नहीं करना चाहिए जी। देन 7 to 9 आप जेंट्स वगैरह को देखे होंगे सायंकालीन भोजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड 7 to 9 में जितना हो सके आपको रात्रि भोजन जो है 7 to 9 के बीच में करना चाहिए, क्योंकि उस समय ये जो हार्ट वाल्व्स होते हैं, हार्ट वाल्व्स ये मजबूत होते हैं। फिर 9 to 11 उनका कहना है कि जो हाथ जो छिद्र होते हैं चमड़े जहाँ पसीने निकलते हैं वो एयर कंडीशन के समान काम करते हैं। उस समय घर में रहिए, कहाँ बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में फैमिली के साथ में अपना रेपुटेशन भी बनाओ, साथ में टीवी देखना जो देखना, तो कहीं पर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर अंदर गर्मी होगी तो बाहर निकलती है और अगर ठंड होगी तो गर्मी आती है। तो इस तरह से एयर कंडीशन जैसी काम करता है बिटवीन 9 to 11। देन फाइनली 11 to 1 ये गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में अगर एक बार स्टोन हो जाए तो उससे बड़ा दुखदाई कोई चीज नहीं। गॉल ब्लैडर का अपने फंक्शन के लिए उस समय वो कहता है कि आपको नींद आए नहीं आए आप बिस्तर में लेट जाइए और अपने रिलैक्स मूड में रहिए, अपने नींद आएगी नहीं भी आएगी तो आप रिलैक्स करना है 11 से 1 के बीच में। लास्ट जो है मैं बताना चाहता हूँ 1 से 3 सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 बजे से 3 तक प्रभु ने भगवान ने इसको सोने के लिए बनाया है। आपको याद होगा कोई अगर गाड़ी चला रहा हो, अधिकतर आप सर्वे करेंगे तो एक्सीडेंट जो है बिटवीन 1 to 3 होता है, क्योंकि नेचर में परमात्मा ने सोने के लिए दिया है।
अगर इसमें हम क्रिकेट देख रहे हैं तो हम अपने नुकसान कर रहे हैं। 1 से 3 और सबसे बड़ी चीज है 1 से 3 में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ये वर्क करता है, ये छुई मुई के समान रहती है। अगर कोई दूसरे अंग अगर सामने आ जाते हैं, दूसरे अंग अगर जाग जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता। इसलिए रिलैक्सेशन 1 से 3 की में गाढ़ी निद्रा वो होनी चाहिए। इसीलिए 1 से 3 के बीच में आप देखे होंगे चोर भी चोरी करने उसी समय आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी लोग 99% लोग जो है 1 से 3 के बीच में, तो 2 घंटे की नींद बहुत महत्वपूर्ण होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अगर 1 से 3 के बीच में किसी दिन आप जाग गए हैं, आप खुद अनुभव करिएगा, दूसरे दिन जो है आपकी एफिशिएंसी कम से कम 60% कम हो जाती है। बाकी समय सोना नहीं सोना दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन 1 से 3 में डाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ये 24 घंटे का जो हिसाब बताया है, तो इसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं, खास करके ऐसे समय में खाली बैठे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब वर्किंग का होता है थोड़ा सा 1-2 चीजें स्टेप से वो फर्क पड़ सकता है। तो मेंटल हेल्थ की कि किस तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी हमें इम्प्रूव करना जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ क्या है, किस तरह से ये हमें मेंटेन कर, दोनों आपस में रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना हेल्दी बॉडी के एक हेल्दी माइंड जो है वो नहीं रह सकता। ए हेल्दी माइंड लिव्स ओनली इन ए हेल्दी बॉडी, और वाइसा वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर हमारा माइंड हेल्दी नहीं है और हम सिर्फ फिजिकली फिट हैं तो उसमें भी हमें दिक्कत आती है। तो दोनों का ही हमारा बैलेंस होना चाहिए। फिजिकल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मेंटल हेल्थ की थोड़ी बात करते हैं। मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। ये रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम अपना मन अपना सबल बहुत ज्यादा मजबूत रखते हैं तो कोई भी परिस्थिति, चाहे ये तो एक छोटी सी बीमारी है, ठीक है, इस बीमारी ने बहुत कहर ढाया हुआ है, बहुत सारे लोगों के प्राण भी इसने लिए, बहुत से अपनों को हमारे हमसे छीन लिया, पर फिर भी हम कहीं ना कहीं हमें अपने मन को मजबूत बनाए रखना होगा। उसके लिए अच्छी बात वही है कि संगति अच्छी रखिए, अपना एक्सप्रेशन जो है वो जरूर रखिए। अगर आपका संगति अच्छी है, वो संगति किसी इंसान की भी हो सकती है, किसी जानवर की हो सकती है, पेड़ पौधों की हो सकती है, म्यूजिक की हो सकती है, किसी आर्ट फॉर्म की हो सकती है। और उन्हीं के साथ अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं तो ना तो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ना मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जब ये चीजें नहीं होंगी, हमारा दिमाग पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। तो हम सब जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो सिस्टम है बॉडी का, वो हमारे न्यूरॉन्स चलाते हैं, जो कि हमारे उसको कंट्रोल करना, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना, वो सारा काम जो है वो हमारा दिमाग करता है। तो इसलिए दिमाग का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अगर दिमाग हेल्दी नहीं होगा तो वो बेचारा काम कैसे करेगा, कैसे इम्यून सिस्टम को बताएगा कि यहाँ जाके वायरस आ गया, अब इससे लड़िए, इस तरह से लड़िए, अपने आप को इस तरह से बचाइए। तो वो सारी की सारी चीजें हमारे न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, और न्यूरो सिस्टम के लिए हमें उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें मेंटली हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। डर गया वो मर गया, बोलते हैं हम लोग, जी जो डर जी गया वो मर गया। तो ये जो आप जो कहना है ना वही है, जो डर गया वो मर गया, तो बेचारे और परेशान होते हैं मेंटल हेल्थ में। लेकिन उसके अलावा दूसरा भी कोट है, डर के आगे जीत है। जी, सही खान पान लीजिए। वो मैं कल के अग्रवाल जी का, उन्हें भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, उन्होंने लोगों के लिए बहुत किया, तो मैं उनको भी नमन करती हूँ, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। कहीं ना कहीं वो हम सबके आइडियल रहे हैं। तो उनका मैं एक वीडियो देख रही थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि हमें फास्ट फूड खाना चाहिए, एंड आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि ये फास्ट फूड खाने के लिए कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हम ना वर्ड्स के बीच में बहुत उलझ गए हैं। उन्होंने कहा कि फास्ट फूड का मतलब जंक फूड नहीं है कि आप मैगी खा लो, आप बर्गर खा लो। फास्ट फूड का मतलब है वो रेडीमेड चीजें जो भगवान हमें देता है। आपके पास आम है, उसको छीलो, अच्छे से दो, छीलो, खा लो। ठीक है, आपके पास टमाटर है, उसे धो, खा लो। जी जुड़ी हुई है भारतीय शिक्षण मंडल की, वो महिला प्रमुख है हरियाणा प्रांत से। मैं और एक जो बात आपने जो विषय कि मन के हारे मनोबल, मेंटल स्ट्रेंथ, वो तो मनोबल आपका स्ट्रॉन्ग है तो भयंकर से भयानक संकट से भी पार निकाल सकता है, इसमें तो कोई दो राय। सारा मूल मुझे ये लगा। और उसके अलावा हम जो अपने इकट्ठे होकर लाभ उठा रहे हैं, डॉक्टर साहब का और आपके राव साहब का, आचार्य जी के विचारों का, आपके इतने अनुभव का, सभी का बहुत अच्छा लगा सुन करके। ऐसे कार्यक्रम तो करते रहना चाहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ करके हमारे संदेश जाए सबके पास में।
हाँ जी मैम, एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सारा कुछ सुनना। और जो विचार आप सबने रखे इसमें, मतलब ये हमारे, हम कहें कि हमारे पास से जुड़े हुए हैं, हमारा जो कल्चर यानी पीछे है वो इससे एक तरह से मतलब जीवित हो गया। तो हमारे पास तो इतना मतलब संप्रदा है, इतने सारे विचारों से ये पता चली कि हमें बिल्कुल भी, जैसे आपने अभी कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस विपदा से हम बड़े आराम से बाहर आ सकते हैं अगर हम घबराएंगे नहीं। और मेंटली जैसे कि हम कहें, हमें मानसिक तौर पे अपने आप को मजबूत रखिए, तो बड़ी से बड़ी विपदा से हम बाहर आ जाएंगे और इस विपदा से भी जरूर बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसमें आकर के, और सभी के विचार और जो नॉलेज मिली, जो ज्ञान आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत